क्या आप भी कुछ ऐसा ही करते हैं? पढ़ाई करते-करते फ़ोन हाथ में आ जाता है और कब आप स्क्रॉल करने लगते हैं, रील्स देखने लगते हैं, चैटिंग करने लगते हैं, आपको पता ही नहीं चलता। अगर आप ऐसा करते हैं तो ये वीडियो आप ही के लिए है। बच्चों, एग्ज़ाम्स नज़दीक आ रहे हैं, तो एग्ज़ाम्स में पढ़ना ज़रूरी है। बिना पढ़े तो हम लोग डेफ़िनिटली अपना पेपर नहीं लिख पाएँगे, आंसर्स नहीं लिख पाएँगे और एग्ज़ाम को क्वालीफ़ाई नहीं कर पाएँगे और अच्छे मार्क्स भी नहीं ले पाएँगे। लेकिन अब सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि इसके होते हुए हमारे पास डिस्ट्रैक्शंस इतनी ज़्यादा हैं कि हम पढ़ाई कैसे करें हमें पता ही नहीं चलता, फ़ोकस कैसे आए हमारा। तो फ़ोकस बढ़ाने के लिए 2-3 टिप्स आज आपको दे रही हूँ। अगर आप इसको ध्यान में रखेंगे तो ज़रूर आपका फ़ोकस बढ़ेगा। सबसे पहली बात तो ये है कि जब भी हम पढ़ाई शुरू करें, हमने कोई ना कोई टाइम टेबल बनाया होता है। हम सब बच्चों की आदत होती है, मैं भी बचपन में ऐसा ही करती थी कि एक दिन बड़ा जोश आया और आज बड़ा टाइम टेबल बना लिया मैंने और सब कुछ मैं बड़े अच्छे से करूँगी, इतने बजे उठूँगी, इतने बजे पढ़ूँगी, इतने बजे सोऊँगी, इतने बजे रिविज़न एंड ऑल दैट पूरा टाइम टेबल बना लिया। लेकिन जैसे-जैसे दिन आगे बढ़ता है, ये हाथ में आता है हमारे फ़ोन कॉल्स आ रही हैं दोस्तों की, चैटिंग चल रही है, रील्स आ रही हैं, व्हाट्सएप पर कुछ ना कुछ चल रहा है, तो सोशल मीडिया पर इतना कुछ घमासान हो रहा है, तो वो हमारा ध्यान आकर्षित कर लेता है और पढ़ाई-वढ़ाई कहाँ छूट जाती है, हमें पता ही नहीं चलता। हमें लगता है कि चलो अभी 1 मिनट ही तो है, हम देखते हैं और वो 1 मिनट कब 1 घंटे में, 2 घंटे में, 4 घंटे में बीत जाता है, हमें पता ही नहीं चलता। तो इसके लिए टिप नंबर 1 दे रही हूँ कि जब भी आप पढ़ने बैठे, आप कोशिश करें कि प्रिंट मीडिया से पढ़ें मतलब बुक में से पढ़ें या अपने नोट्स में से पढ़ें जो हैंड रिटन नोट्स हैं। क्योंकि जो हैंड रिटन नोट्स होते हैं ना आपके हाथ से लिखे हुए, वो आपको ज़्यादा एनर्जी देते हैं, ज़्यादा देर तक याद रहते हैं। क्योंकि जब आप उसे लिख रहे होते हैं कुछ भी, तो आपका जो माइंड है और बॉडी है, वो अलाइन्ड होता है और जब माइंड और बॉडी अलाइन्ड होती है, तो वो डायरेक्टली जो भी लिखा हुआ शब्द है, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है। और इसके बारे में जो स्क्रिप्टिंग से जुड़ी हुई बातें हैं, वो मैं पहले पुराने वीडियोज़ में बता चुकी हूँ, आप चाहे तो उसे सर्च करके देख सकते हैं। तो स्क्रिप्टिंग का बड़ा महत्व है, ये हम जानते हैं। हम छोटे थे तब भी हमें बोला जाता था बार-बार लिखो तो आपको याद रहेगा। तो डेफिनिटली लिखना इज़ ऑलवेज़ इम्पोर्टेंट, राइट? तो एक चीज़ तो ये है कि हम लोग अपने लिखे हुए नोट्स बनाएँ, लिख-लिख कर नोट्स बनाएँ और जब पढ़ें तो उन लिखे हुए नोट्स में से पढ़ें, ठीक है? नंबर 2 ये है कि जब भी हम बुक में से कुछ पढ़ रहे हैं, अपना जो फ़ोन है ना, इसे दूसरे कमरे में रखें। राइट? फ़ोन तो हाथ में होना ही नहीं चाहिए उस समय क्योंकि उस वक़्त हम पढ़ रहे हैं, डेडिकेटेड टाइम है हमारा। अगर आप वीडियो इस पर कुछ रील्स देख रहे हैं या चैटिंग कर रहे हैं या कॉलिंग कर रहे हैं, स्टे एट वन मोमेंट उस वक़्त वही काम करें। और जनरली हम करते भी ऐसा ही हैं, फ़ोन करते वक़्त हम लोग पढ़ाई की बात नहीं करते, हम लोग पढ़ते भी नहीं हैं। हम लोग उस वक़्त तो पढ़ाई को दूर रखते हैं, लेकिन जब हम पढ़ रहे होते हैं उस वक़्त फ़ोन को दूर क्यों नहीं रखते? तो जब फ़ोन कर रहे हैं तो सिर्फ़ फ़ोन करें, जब बुक पढ़ रहे हैं तो सिर्फ़ पढ़ाई करें, राइट? तो वन थिंग एट अ टाइम। पढ़ाई करते वक़्त फ़ोन को दूसरे कमरे में रख दें ताकि हमें डिस्ट्रैक्शंस ना हो और हमारा वक़्त बर्बाद ना हो। तीसरी टिप कि जब हम पढ़ रहे हैं तो जो भी टॉपिक्स हम समझना चाह रहे हैं, अगर हमें लगता है कि वो टॉपिक हमें ईज़िली लर्न हो रहा है, समझ में आ रहा है, वेल एंड गुड, उसके बुलेट पॉइंट्स बनाते जाएँ, शॉर्ट पॉइंट्स बनाते चले जाएँ कॉपी में। ताकि जब हमें रिविज़न करनी पड़े, तो हमें पूरी बुक ना पढ़नी पड़े और पूरा का पूरा 4 पेज का, 2 पेज का टॉपिक ना पढ़ना पड़े। हम सीधा अपने बुलेट पॉइंट्स देखें और हमें वो सब कुछ याद आ जाए जो हमने अपने हाथों से लिखते वक़्त सोचा था, राइट? और इसके अलावा एक और तरीका ये भी है कि जब हम पढ़ाई करते हैं, तो किसी भी टॉपिक का माइंड मैप बना लें। माइंड मैप मीन्स एक काइंड ऑफ अ फ्लो चार्ट, राइट? तो फ्लो चार्ट की कोई भी चीज़ सीक्वेंस में आ रही है, वन बाय वन प्रोग्रेस कर रहा है। हमारा हर टॉपिक प्रोग्रेस करता है हमेशा। ऐसा कभी नहीं होता कि चैप्टर खोलते ही एडवांस टॉपिक सामने आ गया। हमेशा पहले उसका ईज़ी टॉपिक आएगा, किसी भी कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए पहले बेसिक्स आएँगे, फिर धीरे-धीरे वो एडवांस की तरफ बढ़ता है। तो इसका एक माइंड मैप बना लें कि वो बेसिक क्या है, बेसिक के आगे एडवांसमेंट क्या है और उसके आगे एडवांसमेंट क्या है कि किस तरह से वो कॉन्सेप्ट धीरे-धीरे प्रोग्रेस कर रहा है और वो एंड रिजल्ट तक लेकर जा रहा है। नेक्स्ट एक टिप है कि जब भी कोई चैप्टर आप पढ़ रहे हैं, तो हमेशा उसका एंड रिजल्ट ध्यान में रखें। व्हाई आर वी रीडिंग इट, राइट? रीज़न समझना ज़रूरी है। मैं अगर पढ़ रही हूँ कोई भी चीज़ कि सपोज़ यही पढ़ रही हूँ कि ये फैन कैसे काम करता है, तो आई शुड अंडरस्टैंड कि ये फैन कैसे काम करता है, ये मुझे समझना है। हम स्टार्ट करते हैं कि जी ये फ़ोर्स लग रही है, वो फ़ोर्स लग रही है, वो रोटेट कर रहा है और इस तरह से एयर प्रेशर है। वहाँ से हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं और हम फिर खो जाते हैं उसमें प्रोसेस में।
तो प्रोसेस में खोए ना, इसके लिए एंड रिजल्ट को ध्यान में रखें कि हम जानना क्या चाह रहे हैं। तो जब वो बार-बार वो दिमाग में आती रहेगी ना बात, तो हमारे माइंड में जितने भी डाउट्स हैं, जितने भी क्वेश्चंस हैं, वो फ़िल्टर होते रहेंगे हमेशा। और जब जैसे भी उस एंड रिजल्ट को ध्यान में रखते हुए जब हम पूरे प्रोसेस को पढ़ेंगे, तो उस प्रोसेस के बीच में बहुत सारी खामियाँ नज़र आएँगी, बहुत सारे गैप्स दिखाई देंगे हमें, जो हमें लगेगा कि अरे! इसका तो सवाल का जवाब तो हमें मिला ही नहीं। ये तो बता दिया उसने कि ये फ़ोर्स कैसे काम करता है, कि ये फ़ोर्स लगाएगा कौन, ये तो नहीं बताया उसने। तो ऐसे सवालों का जवाब हम नेट से बाद में ढूँढ सकते हैं, उन्हें पेपर पे नोट करते जाएँ, कि मैंने इस प्रोसेस को समझते वक़्त ये प्रॉब्लम्स फेस की, कि मुझे ये समझ में नहीं आया कि ये दोनों चीज़ें आपस में रिलेटेड कैसे हैं। ओके? तो वो इस तरह के कोई भी सवाल आपके दिमाग में प्रोसेस को समझते वक़्त अगर आ रहे हैं, तो उन्हें एक पेपर पे नोट करते जाएँ और बाद में जब फ़ोन हाथ में लेंगे, तो उन्हें गूगल करके उनके आंसर सर्च कर लें, राइट? तो वो आंसर्स जब आपको मिलेंगे, तो वापस आकर अपनी नोटबुक में जहाँ आपने वो क्वेश्चन्स लिखे थे, उनके आंसर्स लिख लें, ताकि जब आप रिवाइज़ करें, तो रिवाइज़ करते समय फिर से उन क्वेश्चन्स के बारे में ना सोचना पड़े और जब आप प्रोसेस को रिवाइज़ कर रहे होंगे, तो उस प्रोसेस में जहाँ-जहाँ गैप आ रहा था, जैसे ही वो गैप आएगा, तुरंत आप यू कैन गो बैक टू द आंसर्स जो आपने गूगल सर्च किए हुए हैं ऑलरेडी, राइट? सो इस तरह की कुछ टिप्स को अगर आप फॉलो करेंगे, तो डेफिनिटली आपको एग्जाम्स में बहुत अच्छा काम कर पाएंगे, बहुत अच्छे से आप अपने आंसर्स कर पाएंगे और डेफिनिटली रिजल्ट भी बहुत अच्छा होगा। और एक लास्ट में बोनस टिप दे रही हूँ आपको। जब भी आप पढ़ाई करें, तो जनरली क्या होता है कि सपोज हमें 10 चैप्टर्स पढ़ने हैं और हमें लगता है ओहो 10 चैप्टर्स पढ़ने हैं, बहुत सारा काम है, बहुत सारा काम करना है, और ये सोच-सोच कर हम काम करने से डरते हैं और बचने की कोशिश करते हैं और उसको अवॉइड करते हैं, डिले करते रहते हैं कि ठीक है अब थोड़ी देर में पढ़ लेंगे, 10 चैप्टर्स पढ़ने हैं, ओहो 4 घंटे पढ़ना पड़ेगा, 10 घंटे पढ़ना पड़ेगा, थोड़ी देर बाद पढ़ लेंगे, ये काम कर लें फिर थोड़ी देर बाद पढ़ लेंगे। तो हम वो जो फ़ियर होता है ना और वो जो प्रेशर होता है उसका कि बहुत सारा काम है, वो बर्डन जब हमें फ़ील होता है, तो हम उस काम को डिले करते रहते हैं। तो ऐसी स्थिति ना आए, इसके लिए ये ज़रूरी है कि अगर आपके 10 चैप्टर्स हैं या कोई 10 पेज का टॉपिक है आपका या कोई चैप्टर है आपका, तो आप उसे टुकड़ों में तोड़ लें कि मैंने आधा घंटा पढ़ना है। आधे घंटे में मेरे से चाहे 1 पेज पढ़ा जाए, चाहे मेरे से 4 पेज पढ़े जाएँ, ठीक है? मैंने आधा घंटा पढ़ना है, आधे घंटे के बाद जितना मुझे समझ में आ गया, मैं 5 मिनट मैं उस बुक को बंद कर दूँगा या कर दूँगी और 5 मिनट के लिए मैं घूमने जाऊँगी, ठीक है? थोड़ा-सा वॉक कर लूँगी। इससे आपकी फिज़िकल एक्टिविटी भी होती रहेगी, आपकी फिज़ियोलॉजी चेंज हो जाएगी, जिससे आपका एनर्जी लेवल फिर से अप हो जाएगा और उस 5 मिनट की वॉक में जो आधे घंटे में पढ़ा था, उसको हम माइंड में रिवाइज़ कर सकते हैं, कि मैंने क्या पढ़ा था, वो कॉन्सेप्ट क्या था। और रिवाइज़ करके अब जब 5 मिनट के बाद वापस आएँगे हम लोग, तो डेफ़िनेटली मेरे माइंड में अभी कुछ सवाल होंगे कि मैंने ये पढ़ा था, लेकिन वो चीज़ें अभी भी क्लियर नहीं हुई। कोई बात नहीं, आगे जब उसको पढ़ेंगे, उस चैप्टर को आगे-आगे पढ़ेंगे, तो उन क्वेश्चंस के आंसर्स ढूँढने की कोशिश करेंगे कि क्या उनके जवाब मिल रहे हैं या नहीं। या फिर आगे बढ़ने से पहले ही हम गूगल सर्च कर लें कि जो आधे घंटे में हमने पढ़ा था, उसके क्वेश्चंस मुझे आंसर्स उसके नहीं मिले, तो मैं गूगल सर्च कर लेती हूँ ताकि उस टॉपिक को आगे समझने में मुझे आसानी रहे। तो इस तरह से छोटे-छोटे गोल्स जब आप बनाएँगे ना, तो हमें पढ़ने में आसानी रहेगी और जब हमें सक्सेस मिलनी शुरू हो जाएगी, सपोज़ एक कोई बहुत मुश्किल टॉपिक है, राइट? तो मुश्किल टॉपिक को जब हम छोटे-छोटे गोल्स में डिवाइड करना शुरू कर देंगे और एक-एक गोल को अचीव करते चले जाएँगे, तो हमारा मोटिवेशन लेवल अपने आप ही बढ़ जाएगा। हमें किसी मोटिवेशनल स्पीकर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी सीमा शर्मा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी मम्मी-पापा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमें और शायद गूगल की भी ज़रूरत ना पड़े। हम उस टॉपिक को अपने आप ऑटोमैटिकली समझते चले जाएँगे और टॉपिक अगर समझ में आ गया, बात समझ में आ गई, तो आंसर्स लिखने में तो फिर प्रॉब्लम ही क्या है, हम इज़िली लिख सकते हैं उसको। तो बच्चों मेरी बात को नोट ज़रूर कर लेना, ये सारी टिप्स नोट कर लेना, इन्हें आज़मा कर देखना, अगर फ़ायदा हो तो नीचे कमेंट में आकर बताना ज़रूर मुझे कि आपको कैसा लगा और अगर ये टिप्स आपके काम आती हैं, तो उन सब बच्चों को शेयर करना जो मोबाइल और पढ़ाई के बीच में जूझ रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, स्क्रॉल कर रहे हैं। तो अगर वो अपना वक़्त बर्बाद करते दिखाई दें, तो आप उन्हें ये वीडियो ज़रूर शेयर करना। क्या पता मेरी इस वीडियो से या मेरी किसी टिप से किसी बच्चे को नई दिशा मिल जाए और उसे वो सफलता के नेक्स्ट लेवल पर पहुँच जाए। तो मेरी शुभकामनाएँ हैं आप सभी के लिए कि आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा रहे, आप बहुत अच्छे से पढ़ें और ज़िंदगी में बहुत आगे जाएँ। थैंक यू वेरी मच।